नमस्कार, माई सेल्फ सोनू वर्मा। आज मैं आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं आपका इस चैनल पर। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। बैंकिंग होता क्या है, उसमें आरबीआई का क्या रोल होता है, उसके बाद बैंक से जो लोन लिया जाता है उसमें एनपीए क्या होता है, ये हमने सिर्फ सिलेबस बैंकिंग का देखा था। आज मैं बैंकिंग को शुरू से शुरू करता हूँ। उसमें सबसे पहले हम लोग बैंक की स्थापना या इसमें सबसे पहले आरबीआई की स्थापना देखेंगे। उसके बाद हम लोग बैंक के कार्य के बाद हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो उसके अंतर्गत आता है उसमें हम लोग देखेंगे एक बार। सबसे पहले हम लोग आज का वीडियो में सबसे पहले आरबीआई की स्थापना से लेकर आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी तक लंबी यात्रा है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। हाँ, अगर ये आप समझ जाते हैं तो बैंक का मैक्सिमम पोर्शन आप समझ जाएंगे, क्योंकि आरबीआई के बाद फिर बैंकिंग हम लोग पढ़ेंगे। आरबीआई के बाद बैंक के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले आरबीआई की स्थापना, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ये दोस्तों आपको टाइम पीरियड याद है, ये अंग्रेज़ों का दौर था जब हम आज़ाद नहीं हुए थे। तो आरबीआई की स्थापना अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था। एक फैक्ट आप याद रखिएगा। उस समय देखिएगा ये जो समिति थी हिल्टन यंग, उसके अनुसार बनाई गई थी। आरबीआई का स्थापना किया गया था और इसका पहला मुख्यालय जो था वो कलकत्ता 1935 में, उसके बाद 1937 में इसका मुख्यालय बॉम्बे या बम्बई कर दिया गया। इसकी प्राथमिक पूंजी जो थी 5 करोड़ और इसमें प्रथम गवर्नर जो थे ओस्मान स्मिथ। ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप सब एक बार देख लीजिए। इसके बाद आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, नहीं तो मैं इस पर ज़्यादा मेहनत करता। प्रथम गवर्नर ओस्मान स्मिथ और वर्तमान गवर्नर जो हैं इस समय शक्तिकांत दास, शायद आपको आइडिया होगा भी। ये मोटा मोटा आरबीआई की स्थापना से रिलेटेड क्या क्या था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय, ये पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि इसका पहला मुख्यालय कहाँ था, तो ये कलकत्ता में है। 1937 में बॉम्बे में चेंज हुआ जो अभी तक है। इसके बाद इसकी प्राथमिक पूंजी 5 करोड़ थी। प्रथम गवर्नर जनरल ओस्वान स्मिथ और वर्तमान में शक्तिकांत दास। इस समय ये खाका आप याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद सेकंड, इसी आरबीआई की स्थापना में ही सेकंड पोजीशन पे है कि हमारा आरबीआई की स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। आरबीआई स्ट्रक्चर में के अंतर्गत गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और जो होते हैं निदेशक, इनका क्या रोल होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, आज हम ये चर्चा करेंगे। आरबीआई में एक गवर्नर होता है, आप सबको आइडिया होगा। 4 डिप्टी गवर्नर या उप गवर्नर जिसको कहा जाता है वो होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर में ये मैंने याद करने के लिए आपको टेक्निक बताई है कि आप एक बिल्डिंग सोचिएगा, आरबीआई की ही बिल्डिंग है, उसमें एक बीच में गवर्नर यहाँ है, एक गवर्नर और 4 इसके कॉर्नर पे डिप्टी गवर्नर। ये याद हो जाएगा। ये याद नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। 1 4 यहाँ आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ 1 4 और है, 1 4 14 निदेशक, 1 4 से मिलकर 14 निदेशक। वैसे मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए, 14 निदेशक होते हैं, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 2 जो होते हैं सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। और इन 14 में भी अगर आप देखें 4 स्थानीय बोर्ड से और 10 अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर से। इस 14 में हाँ, अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, स्थानीय बोर्ड आरबीआई ने एक मुख्यालय तो खैर बॉम्बे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके 4 स्थानीय बोर्ड इसलिए बनाए गए क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, उसके हिसाब से क्षेत्रों में जिससे परेशानी या बैंकों को सहूलियत हो उसके लिए स्थानीय बोर्ड बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहला तो हम लोग बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा स्थानीय बोर्ड नहीं है क्वेश्चन में। जैसे 4 तो है ही हैं, क्वेश्चन अगर बनाएगा ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है उसमें पूछ सकता है, या कौन सा है ये भी पूछ सकता है। और दोस्तों एक नोट आप लिख लीजिएगा, जिसे 1 साल में 6 बैठक इसकी होती नॉर्मली। ये जो होती है केंद्रीय बोर्ड इसको कहते हैं।
केंद्रीय बोर्ड मतलब इसमें टोटल 21 सदस्य आप गिन सकते हैं। ये भी एक 21 सदस्य है, ये भी एक क्वेश्चन है। 21 सदस्य होते हैं इसमें, जैसे कि 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 14 निदेशक, 2 सरकारी प्रतिनिधि। आप काउंट करेंगे 21 आएगा। इसके बाद स्थानीय बोर्ड में बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक साल में 6 बैठकें वैसे तो इसकी केंद्रीय बोर्ड की होती हैं। इसमें डिसीजन लिया जाता है कैसे आगे का कार्य संरचना किया जाएगा, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या कैसे बनाई जाएगी। इसमें ये स्थानीय बोर्ड के अलावा एक साल में 6 बैठकें होती हैं और एक तिमाही में एक बैठक अनिवार्य माना जाता है। एक बैठक अनिवार्य इसलिए कहा जाता है, 3 महीने में एक बैठक तो होनी ही चाहिए, तो इसलिए एक साल में 4 बैठक तो अनिवार्य हो ही गया। 6 बैठक नॉर्मल और एक तिमाही में एक बैठक अनिवार्य है। हाँ, ये दोस्तों मोटा मोटा जो हमारा था आरबीआई की संरचना हमने पढ़ लिया है। आप इसमें ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको आगे बता। हम अब उम्मीद करते हैं आपने ये चीज़ नोट डाउन कर लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आरबीआई का कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम पहले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ किए थे इसके बारे में, आरबीआई कौन कौन से कार्य होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक से मतलब ये होना चाहिए, बैंक एक्चुअली होता क्या है। बैंक ये होता है कि बैंक ऋण देता है और बैंक जमा स्वीकार भी करता है। तो ये जो आरबीआई है ये बैंकों से जमा स्वीकार करता है और ऋण भी देता है। ये ऋण भी देता है, आरबीआई इनको ऋण भी देगा और बैंकों से जमा स्वीकार भी करेगा, इसलिए कहा जाता है बैंकों का बैंक। हाँ, और एक चीज़ और, इसमें ये बैंकों के लिए आखिरी रिसोर्ट बोला जाता है। जैसे लेंडिंग में, जैसे उधारी में अगर बैंक को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है या कहीं पैसे फंड नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके लिए आखिरी दरवाज़ा है ये आरबीआई। तो आरबीआई मतलब लास्ट रिसोर्ट भी माना जाता है और बैंकों का बैंक तो है ही है, इसलिए ये जमा भी स्वीकार करता है और ऋण भी देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बैंकों का बैंक क्यों इसको कहा जाता है। बैंकों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना दूसरा कार्य। रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत बैंक, जैसे कि इसमें कि प्रोविजनिंग क्या होता है, इसके बाद बैंकों को दिशा निर्देश, हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, एनपीएस से निपटने के लिए। अक्सर ये बैंक रेगुलेशन बनाता रहता है, जैसे हमने पहले वीडियो में एनपीएस आपको परिचित कराया था। हाँ, एनपी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो होता है रेगुलेशन बनाता बैंकों को, जिससे बैंक अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सके और संकटों से बच सके। इसके बाद होता सरकार का बैंकर। सरकार का बैंकर से तात्पर्य है सरकार के अधीन तो नहीं कह सकते, स्वतंत्र संस्था है, लेकिन सरकार का जैसे ये हुंडी जिसको कहा जाता है या कहते गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका खरीद बेच करता है। और सरकार का जितना भी फाइनेंशियल बैंक से रिलेटेड होती है, यही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लीड भी इसी का कहता है, सरकार का बैंकर, इसलिए इसको बोला जाता है। एक होता फॉरेक्स रिजर्व, एफएक्सआर। ये हम लोग बहुत बार न्यूज में सुने होंगे, भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतनी $650 बिलियन पार कर गया या इस समय डाउन हो रहा है। ये आरबीआई के अंडर में ही आता है, आरबीआई ही इसकी देखरेख करता है। इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कई मुद्राएं होती है, जैसे डॉलर, येन और इसके साथ जैसे आईएमएफ की मुद्रा होती है, गोल्ड। ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, एक्सटर्नल ट्रेड में इसको हम पढ़ाएंगे आपको एफएक्सआर क्या होता है। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि ये आरबीआई कार्य के अंतर्गत ये देखरेख आरबीआई की जिम्मेदारी है, आरबीआई के अंडर में कार्य करता। और इसके बाद होता है अगला कार्य में मुद्रा छापना या मुद्रा निर्गमन। तो ये तो आप अगर इस समय देख रहे हैं तो ये छापने वाला काम आरबीआई ही करता है। जो नोट होता, नोट हम लोग प्रचलित भाषा में कहा जाता नोट,
या करेंसी छापने का काम आरबीआई ही करती है। हाँ, लेकिन जो सिक्के होते हैं वो सिक्का सरकार जो सिक्का बनाया जाता है या सिक्का छापा जाता है वो सरकार, जैसे 1 रुपये का, हमें 1 रुपये का सिक्का देखा होगा, जवानों तो नहीं पीते होंगे, आपको आइडिया तो होगा 1 रुपये का, जिसको कॉइन बोला जाता है नॉर्मली, कॉइन। नोट इसलिए होता है कि ये आरबीआई का नोट है। नोट हम लोग नोट तो नोट बोलते हैं, ये आरबीआई का नोट, जैसे हम लोग नोट लिखते नहीं कहीं, वैसे आरबीआई नोट एक उसके थ्रू बनाता है, जिसको हम लोग मुद्रा कहते हैं या रुपया कहते हैं। तो और ये करेंसी इसलिए भी बोली जाती है, आप आज जान लीजिए, ये लगातार अर्थव्यवस्था में फ्लो करती है या करंटली मतलब सर्कुलेट होती है, इसलिए उसको करेंसी कहते हैं। करेंसी या नोट दोनों एक ही चीज़ होती है, ये आरबीआई ही काम करती है इसके लिए। और चौथा या पांचवा जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करना। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में भारतीय रुपए का कहीं वैल्यू गिर रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व भी आरबीआई ही करेगा। पेमेंट क्लियरेंस, ये तो खैर आज ऑनलाइन दौर में ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम लोग पेमेंट तो ऑनलाइन करते ही होंगे। पेमेंट के लिए जैसे सबसे आरबीआई की संस्था एक है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके थ्रू ही जितने भी हम लोग ऐप चलाते हैं, जैसे भीम हुआ, यूपीआई और अदर चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत ही आती हैं। आरबीआई के अंतर्गत एनपीसीआई एक संस्था बनाई गई है, वो देख रेख करता है। भीम, यूपीआई और जो बाद में एटीएम का, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी इस पे आया है, एटीएम से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए क्लियरेंस होता है, ये पेमेंट क्लियरेंस जो होता है आरबीआई देती है। इसके बाद अगला काम होता है बैंकों को लाइसेंस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आता तो आता, नहीं तो आता नहीं आता। इसमें बैंकों का लाइसेंस जो है, बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई काम करता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकता सरकार जारी करती हो या लाइसेंस देती हो, ये आप जान लीजिएगा, ये रट लीजिएगा। इसके बाद अगला कार्य है नई शाखा खोलना। नई शाखा खोलना मतलब बैंकों को अगर कहीं नई शाखा खोलना है, या बैंक अगर आरबीआई से सलाह लेते हैं या उससे परमिशन लेते हैं तो नई शाखा खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खोल सकते। और बैंकों के लिए एक नवाचार होता है, इनोवेशन इसको जिसको कहा जाए। आरबीआई समय समय पर इनोवेशन करती रहती है, जैसे कि नए नए सैंडबॉक्स पॉलिसी उसने एक लाई थी। उसके बाद क्या होता है, कैसे पेमेंट किया जाए, जैसे बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उससे कैसे अवेयर रहें, इन सब चीज़ों के बारे में आरबीआई नवाचार करती रहती है और लोगों को आमंत्रित भी करती है। जैसे आप कुछ विचार दें हमें, तो हम उसको देखेंगे, फिर उसके बाद सर्कुलेट किया जाएगा। यही जन जागरूकता भी, लोग फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जन जागरूक भी करती है, फ्रॉड से कैसे बचें या कैसे आज के डिजिटल युग में आप सिक्योरिटी, ये दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है, नवाचार और जन जागरूकता। नई नई टेक्नोलॉजी भी इसमें। टेक्नोलॉजी क्या दोस्तों, जैसे हम लोग अभी 2 साल या 3 साल हुआ ऑनलाइन जैसे फ़ोन पे, गूगल पे सब चला रहे हैं, ये आरबीआई का ही नवाचार है, जिसमें इसमें आरबीआई ने नवाचार के लिए आमंत्रित किया और लोग उसमें फ़ोन पे, गूगल पे वाले फिर आके इन्होंने यहाँ इंडियन मार्केट में इसको चालू किया। ये मोटा मोटा हमारा आरबीआई के कार्य है। लेकिन अभी तक दोस्तों हमने एक कार्य जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी आरबीआई के कार्य के अंतर्गत ही आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कार्य के अंतर्गत ही आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है आरबीआई का। कहा जाएगा अगर सचिन की टीम है, ये अरे इंडिया की टीम है, तो ये सचिन इसका मेन बल्लेबाज यहाँ है। तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी वही बैंक के लिए फिर आगे बैंक के लिए बाध्यकारी या कह सकें निर्णय लिया जाएगी इसी में। बैंक में जैसे हम लोग रोज रेपो, रिवर्स रेपो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे,
सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जान लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 सदस्यीय बोर्ड है जिसमें 3 सरकारी प्रतिनिधि होते हैं और 3 बैंकों से, जिसमें आरबीआई का गवर्नर भी शामिल है। आरबीआई का गवर्नर जो होता है इसका अध्यक्ष होता है और इसमें डिसीजन बहुमत से लिया जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे 3-3 बहुमत कभी कभी ऐसे हो सकता कि ना बने, लेकिन हाँ इसमें फिर आरबीआई का जो गवर्नर है वो अपना डिसाइडिंग वोट डालता है इसके अंतर्गत। इसके बाद फिर डिसीजन लिए जाते हैं इसके अंतर्गत। हाँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 सदस्य हो गए और उसके बाद हर 2 महीने पर इसकी बैठकें होती हैं। हम लोग कभी कभी सुनते होंगे आरबीआई ने रेपो बढ़ा दिया, घटा दिया, सीआरआर कम कर दिया, एसएलआर बढ़ा दिया, ये इसी में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, इससे क्या होता है, तो हम लोग हर 2 महीने पे रेपो रिवर्स रेपो पढ़ेंगे, समझ नहीं पाएंगे, डाटा बदलता रहेगा। हम कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं आज, तो उसमें डाटा तो याद हो जाएगा, या याद करने की भी ज़रूरत नहीं। उसमें कितना आप याद करेंगे, हर महीने 2 महीने बदलता रहता है। इसलिए आप समझ लीजिए रेपो रिवर्स रेपो क्या होता है, सीआरआर एसएलआर क्या होता है, उसके बाद फिर समझना आसान हो जाएगा चीज़ों को। बैंक, जिसके बाद हम लोग बैंक पढ़ेंगे, अगर ये समझ लेते हैं, ये 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों को अगर आज हम समझ जाएं तो बैंक हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्ट बैंक से जुड़ी हैं। उसमें सबसे पहला काम जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि रिवर्स रेपो ऑपरेशन, रेपो क्या होता है, सीआरआर एसएलआर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, और बैंक रेट क्या होता है, और इसके बाद 1 रात के लिए जो लोन देता है एमएसएफ होता है, ये आखिरी दौर का लोन होता है। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसे दोस्तों ये इंग्लिश में हमने लिख दिया है, हिंदी इसका एक्चुअली आप खोजेंगे बड़ा टफ है, इसलिए आप इसको इंग्लिश में ही, जैसे अगर आएगा भी क्वेश्चन तो LAF देवनागरी भाषा में लिख के आएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, LAF करके ही याद रखिएगा। LF के अंतर्गत क्या आता है, एक होता है रेपो, एक होता है रिवर्स रेपो ऑपरेशन जिसको कहा जाता है। इसी के अंतर्गत रेपो रेट तय किया जाता है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इसमें रिवर्स रेपो रेट तय किया जाता है। अगर रेपो ज़्यादा है या कम है, इस पे हम लोग बहुत बार यूपीएससी में भी पूछा है, स्टेट पीएससी में भी पूछता है, तो कम ज़्यादा से क्या फर्क पड़ता है बैंकों पर, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। बैंकों के साथ इसका घटने पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी ये खाली आप जान लीजिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत आता है रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन। इसमें फिर रेट तय किया जाता है, किस रेट पर बैंकों को लोन देना होगा। इसके बाद अगला आता है वेरिएबल रिजर्व रेट। जैसे इसमें एक शब्द है वेरी, आप देखेंगे वेरिएबल रिजर्व रेट सीआरआर एसएलआर जो होता है, सीआरआर एसएलआर तो हम लोग जैसे इसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, इसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। जैसे इसमें वेरिएबल रिजर्व रेट के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरिएबल रिजर्व रेट क्या होता है, उसमें आपको सीआरआर एसएलआर ऑप्शन भी दे सकता है, रेपो रिवर्स रेपो। अगर आप जानते होंगे तो ये क्वेश्चन इसके हिसाब सही होगा, सीआरआर और एसएलआर इसमें शामिल होता है। सीआरआर ये होता है, इसमें जैसे कैश आपने देखा, कैश रिजर्व रेशियो ये होता है कैश, सीआरआर मतलब ये जो कैश होता है ये आरबीआई के पास बैंक लोग जमा करते हैं। बैंक जैसे बैंक आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी इसको फुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बैंक आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ जान लीजिए इसके अंतर्गत सीआरआर एसएलआर आता है। जैसे कैश होगा, कैश बैंक अगर बैंक खुलती है तो उसमें जो कैश एनडीटीएल होता है उसका एक निश्चित भाग कैश के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है। जैसे कभी भविष्य में संकट अगर आता है तो कैश को यूज किया जाए बैंक अपने बचाने के लिए। और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें होता है कि इसको भी आप इंग्लिश में ही याद रखिए, क्वेश्चन में भी सीआरआर एसएलआर ही लिख के आएगा, तो इसलिए आप इस पर घबराइएगा नहीं।
तो इसका फुल फॉर्म भी मैं इसे बता दे रहा हूँ याद करने, क्योंकि कैश से यहाँ हो रहा, यहाँ बैरी से बदलता है ये, तो इसलिए याद करने के लिए ऐसे मैंने बता दिया, लेकिन आप ऐसे भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, गोल्ड होता है, जी-सेक होता, बांड जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, तो ये इसके अंतर्गत SLR में और कई कमोडिटी होती, मतलब फिजिकल चीज़ें होती हैं जिसका अस्तित्व होता है, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुआ। नॉर्मली ये बैंक अपने पास रखते हैं, ये बैंक अपने पास रखते हैं, ये बैंक का ही होता है। ये CRR जो कैश होता है ये RBI के पास रखते हैं भविष्य से संकटों से बचने के लिए। ये चीज़ जिसे हम लोग बचपन में गुल्लक वगैरह तो रखते रहे होंगे, अब पता नहीं, लेकिन बचपन में तो रखते थे गुल्लक कि भाई कभी दिक्कत आ जाए या संकट आ जाए तो उसके लिए। ये जानो गुल्लक ही है, बैंकों का गुल्लक है। एक शेयर कैश RBI के पास रख देते कुछ, एक गुल्लक अपने पास रखते हैं। इसके बाद ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर बैंक में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंतर्गत होता गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है कि खरीद बेच करती है RBI, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद बेच RBI करती है। इस वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको भी आगे पढ़ाएंगे हम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, लेकिन आप अभी फ़िलहाल आप जान लीजिए, एक पर्ची नुमा जैसे एक एग्रीमेंट होता है, उस पर लिखा होता है मैं इतना जैसा रुपये नहीं होता, हमने आपको इतने दिन इतने देने का वचन देता हूँ, वैसे इसमें भी सरकार एक साइन करती है, उसकी तरफ से RBI जारी करती है। RBI जारी करती है लेकिन सरकार के नाम से जारी करती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, नाम तो सरकार का ही होता है लेकिन जारी कौन करती है, सरकार की तरफ से RBI। इसमें सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है RBI। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद बेचे करती रहे। अगला है बैंक रेट। बैंक रेट भी हम लोग, वैसे बैंक रेट इससे कंफ्यूज मत करिएगा, जो हम लोग लोन लेते हैं वो बैंक रेट नहीं होता, वो होता है इंटरेस्ट रेट, या जिसको कहते हैं डिपॉजिट रेट या लेंडिंग रेट जिसको कहा जाता है, तो वो अलग होता है। लेकिन बैंक रेट भी एक प्रकार का रेट है, उसमें ये इसी के अंतर्गत आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी। ये मैंने कैटेगराइज किया इसलिए आप एक बार समझ लीजिए कि बैंक रेट भी इसी के अंतर्गत ही आता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसका ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लोन दिया जा रहा है या चाहिए तो क्या रेट होगी, वो RBI के अंदर भी आएगा। RBI ये सुविधा प्रोवाइड कराती है। और एक आखिरी है MSF रेट, इसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें एक रात के लिए लोन, अब कहेंगे आप एक रात क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में घंटों घंटों का महत्व होता है। तो एक्चुअली कोई अगर बैंक के पास बहुत ज़्यादा किल्लत आ गई कि बहुत जल्दी लोग कैश निकालने लगे, उसके पास ऐसा संकट आ गया कि वो उसके पास कैश की दिक्कत आ गई, तो एक रात के लिए भी वो RBI से लोन लेती है। RBI के पास जाएगी, RBI से वो लोन किस बेसिस पर लेगी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा तो है, ये जमा भी करती BRR SRR, ये NDTL का 1% लेती है, NDTL का 1% इसको RBI देती है। लेकिन हाँ, इसका रेट जो होता है, इसका RBI ने रेट बढ़ा के देती, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी की यूज के लिए है। रेट उससे RBI नॉर्मल जो रेट होता है जो इसको देती है, रेपो रिवर्स रेपो होता है, तो उससे 1-8% ज़्यादा ही देती है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए सबको ज़रूरत हमेशा पड़ती नहीं। और दूसरी बात यह है, अगर एक रेट सस्ते में मिलेगा, लोग रोज़ MSF के लिए मांग करेंगे, इसलिए एक पेनाल्टी के रूप में इसको काम किया जाता है, पेनाल्टी के तौर पर, कि ये आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं लेंगे, जब बहुत मजबूरी हो, इमरजेंसी हो, तभी इस चीज़ का उपयोग किया जाएगा। हाँ, इसको याद करने के लिए अगर दोस्तों याद कर सकते हो, MS से महेंद्र सिंह धोनी, F से फैन, फैन मतलब पंखा। महेंद्र सिंह धोनी ने एक रात के लिए पंखा उधार लिया। ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे मिलता जुलता कई टर्म आएंगे, आप कन्फ्यूज होंगे, इसलिए आप MS से महेंद्र सिंह धोनी, F से फैन, इसको आप याद करिएगा। एक रात के लिए उधारी जो होता है वो MSF इसके ही अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, RBI की स्थापना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किया। फिर अगला RBI का कार्य हमने रिवाइज कराया, उसके बारे में थोड़ा एलोबरेट किया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, हर 2 महीने बैठक इसकी होती है। इसमें
3 जो होते हैं बैंकों से आते हैं, 3 सरकार से आते हैं। तो इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है, RBI अध्यक्ष होता है, ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। आप फैक्चुअल है, आप याद कर लीजिएगा। जैसे 2 महीने में हर एक बैठक होती है, इसमें 6 सदस्य तो UPSC में भी क्वेश्चन आ चुका है। कितने सदस्य होते हैं? सदस्य ऐसे नहीं आया था डायरेक्टली, उसने ऑप्शन दिया था 6, 8, 12, 14 ऐसे करके। तो उसमें आप 6 सदस्य, आपको आइडिया होना चाहिए। हर 2 महीने बैठक किसकी होती है, और इसी बैठक में ये जितनी हमने बताई है चीज़ें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, या BRR है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बैंक रेट, ये सब इसी में डिसीजन लिए जाते हैं। हर 2 महीने पे चेंज होता है। हम लोग सीमा यह है, हम लोग इस चीज़ों का ऐसे तरीके से नहीं पढ़े। तो हम लोग के लिए जैसे एक बार आया, उन्होंने CRR बढ़ा दिया, मार्केट में करंट अफेयर बनने लगेगा, CRR इतना % बढ़ गया, इतना %। ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं इसका, कितना % हमें भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि हर 2 महीने बदलता है। लेकिन अगर आप एक बार ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको डाटा से क्या मतलब, घट रहा बढ़ रहा, हम बैंक में बताएंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन्हीं सबका पड़ता है कि लेंडिंग रेट में आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी एक कैटेगराइजेशन समझ लीजिए, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, क्या क्या कैसे किया जाता है। तो ये हमने मोटा मोटा आपसे RBI के कार्य के बारे में चर्चा किया, इसके स्थापना और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में बैंक का क्या रोल है, बैंक कैसे इससे आगे काम करती है, आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।